दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट मूवी के प्रीक्वल सीरीज को, जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी, क्योंकि ये फिल्म काफी इंटेंस, आर रेटेड और बहुत ही ज्यादा ग्रूसम होने वाली है। इस सीरीज की स्टोरी सेट है इट मूवी के इवेंट से 27 साल पहले, यानी 1962 में। और आप जानते ही हो कि पेनीवाइज हर 27 साल बाद ही वापस जागता है और डेरी में एक नया साइकिल ऑफ टेरर शुरू होता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है 1962 के डेरी टाउन में, यानी इट मूवी के इवेंट से 27 साल पहले। ये 27 साल इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि डेरी में छुपकर बैठा हुआ पेनीवाइज हर 27 साल बाद ही फिर से जागता है और बच्चों पर फीड करता है। इसका असली रूप, नाम और आइडेंटिटी आप इट 1 और इट 2 से ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन क्या था, ये सब कैसे शुरू हुआ, इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है ये सीरीज। स्टोरी शिफ्ट होती है 4 जनवरी 1962 की एक रात पर। यहाँ हम देखते हैं एक 10-12 साल का बच्चा, मैटी क्लेमेंट, जो छुपकर कैपिटल थिएटर के अंदर मूवी देख रहा होता है। मैटी हमेशा एक पैसिफायर मुंह में रखा रहता है, जबकि उसकी एज बिल्कुल उस स्टेज की नहीं होती। लगता है उसके घर में काफी दर्द और इमोशनल इश्यू चल रहे हैं। शायद इसी ट्रॉमा से डील करने के लिए उसने अपना एक कोपिंग मेथड बना लिया है, पैसिफायर को कंटिन्यूअसली सक करना, ताकि वो अपने फियर को कंट्रोल कर सके। जो मूवी वो देख रहा होता है उसका नाम है द म्यूजिक मैन। ये एक क्लेवर ईस्टर एग है, क्योंकि इस फिल्म में एक म्यूजिशियन होता है जो लोगों से अपनी असली आइडेंटिटी छुपाता है और उनका फायदा उठाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेरी का इविल फोर्स पेनीवाइज हर तरह का रूप लेकर बच्चों को मैनिपुलेट करता है और उन पर फीड करता है। तो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मैटी अपनी लाइफ से बहुत थका हुआ था, अकेला, ट्रॉमेटाइज्ड और बेसहारा। उसके आसपास कोई दोस्त नहीं, ना स्कूल में ना घर के बाहर। लोग उसे अवॉइड करते थे, उसे पसंद भी नहीं करते थे। इसी वजह से वो इधर उधर भागता रहता था, जैसे जिंदगी में कोई जगह ही ना हो। मूवी देखते वक्त थिएटर का मैनेजर उसे देख लेता है और पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि मैटी हमेशा बिना टिकट छुपकर मूवी देखने आ जाता था। डर के मारे मैटी तुरंत भाग जाता है। थिएटर हॉल के बाहर आके वो एक मूवी पोस्टर के पीछे छुप जाता है, जहाँ पर एक लड़की रोनी उसे देख लेती है। मैनेजर उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है। तभी मूवी प्रोजेक्शनिस्ट हैंक से मिलता है। मैनेजर गुस्सा होता है कि मैटी बिजनेस का लॉस करवा रहा है। हैंक बेचारे मैटी के लिए सिंपैथी दिखाता है और मैनेजर को उसे छोड़ देने को बोलता है, पर मैनेजर बिल्कुल नहीं मानता। रोनी भी मैटी के बारे में नहीं बताती और उल्टा मैनेजर को गलत डायरेक्शन दे देती है। यहाँ रोनी ने मैटी को सेव किया था। थिएटर का नाम कैपिटल थिएटर है। ये वही जगह है जहाँ पहली इट मूवी के किड्स मस्ती करने आते थे। बाद में ये जगह बंद हो गई थी और सेकंड मूवी में रिची यहाँ पर अपनी यादें याद करता हुआ आता है। लूजर्स क्लब के बारे में तो आप जानते ही हैं, सेम ग्रुप जिन्होंने पेनीवाइज का सामना किया था। स्टोरी में वापस आते हैं। मैनेजर जैसे ही दूसरी साइड जाता है, मैटी पोस्टर के पीछे से निकलकर थिएटर से भाग जाता है। मैनेजर चाहता तो उस पर तरस खा सकता था, पर डेरी के लोगों में एम्पैथी होती ही नहीं। इसी वजह से डेरी पेनीवाइज को सूट करता है, क्योंकि इवन जब वो 27 साल हाइबरनेशन में रहता है, वो लोगों की इविल एनर्जी पर फीड करता रहता है। मैटी डेरी से थक चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शहर छोड़ देगा। वो किसी भी और जगह रह सकता था, बस डेरी में नहीं। रोड पर जाके वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, पर पहली कार नहीं रुकती। डेरी के एंट्रेंस पर वेलकम टू डेरी का बोर्ड होता है, जिसमें पॉल बनियान का इमेज भी होता है। ये एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस होगा आगे। तभी एक कार रुकती है। अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी, उसका हस्बैंड, एक बेटी और एक छोटा बेटा होता है। वो मैटी को लिफ्ट ऑफर करते हैं, क्योंकि वो पोर्टलैंड जा रहे होते हैं। मैटी तुरंत मान जाता है। वो डेरी से निकलने के लिए डेस्परेट था। कार पहले नॉर्मल लग रही होती है, पर धीरे धीरे वाइब स्ट्रेंज होने लगती है। बेटी अपने लंच बॉक्स से रॉ लिवर निकालकर अपनी उंगलियां उसमें डिप करके स्मेल लेती है और मैटी को भी स्मेल करवाती है। ये बहुत डिस्टर्बिंग सीन था। बेटा स्पेलिंग बोलता है, पहले विल, फिर उसकी बहन इंटरप्ट करती है और वो बाकी लेटर्स ऐड करके लाइज बोल देता है। मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ झूठ हो रहा था। मैटी नोटिस करता है कि कार बिना टर्न लिए वापस डेरी के अंदर आ रही है। ये डेरी के टाइम स्पेस लूप का हिंट है। पेनीवाइज विक्टिम को लूप में फंसाया रहता है, क्योंकि वो एक कॉस्मिक एंटिटी है। मैटी घबराकर कार रोकने को बोलता है, पर वो नहीं रुकती।
जब वो स्टीयरिंग खींचने की कोशिश करता है, उसका हाथ एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट लेडी के बेली पर लग जाता है। उसके बाद उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो कार में ही बच्चे को बर्थ देने लगती है। ये सीन काफी आर रेटेड है। बच्चा पैदा होता है पर वो नॉर्मल बेबी नहीं था, वो एक म्यूटेटेड क्रिएचर था जिसके छोटे विंग्स थे जो उड़ सकता था। इट हमेशा विक्टिम्स के सबसे बड़े फियर्स का फॉर्म बनाता है और मैटी का ट्रॉमा था उसका बर्थ का हॉरर और दूसरी उसकी डिजायर कि वो उड़कर यहाँ से दूर भाग जाए। ये फ्लाइंग म्यूटेंट बेबी उसी के डर का मैनिफेस्टेशन था। क्रिएचर कार में इधर उधर उड़ता है और मैटी पर अटैक कर देता है। डर के मारे मैटी पैसिफायर को टाइटली बाइट कर रहा होता है। तभी क्रिएचर कार का गिलास तोड़ता है और पैसिफायर सीधा सीवर के अंदर गिर जाता है और यहीं पर इंट्रो अपेयर होता है, इट वेलकम टू डेरी। ये हिंट देता है कि डेरी में एक और साइकिल ऑफ डेथ ऑफिशियली शुरू हो चुका है। स्टोरी यहाँ से 4 महीने आगे अप्रैल में जंप करती है। डेरी के एयरबेस पर हम देखते हैं कैप्टन इलॉय हेनलॉन और कैप्टन पॉली रूसो को। दोनों यहाँ इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि पास ही ओशियन के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और अगर वहाँ कोई इमरजेंसी आए तो ये टीम हैंडल कर सके। कर्नल फुलर उनसे मिलकर प्लांट और ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ देते हैं। कैप्टन हेनलॉन का नाम आपको फेमिलियर लग सकता है क्योंकि इट मूवी में माइक हेनलॉन था और ये कैप्टन उसके ग्रैंडफादर है। ये कनेक्शन सीरीज को डायरेक्टली ओरिजिनल स्टोरी से जोड़ता है। एयरबेस पर हम एक सीक्रेट फैसिलिटी भी देखते हैं जिसके बारे में कर्नल बताते हैं कि वहाँ क्लासिफाइड ऑपरेशन होते हैं। इसी जगह पर हमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाई देता है, डिक हैलोरैन। हॉरर फैंस को ये नाम शाइनिंग मूवी से याद होगा। शाइनिंग मूवी में डिक एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास टेलीपैथिक पावर होती है। यहाँ भी वो सेम एबिलिटी के साथ प्रेजेंट है, मतलब वो इविल एंटिटी को सेंस कर सकता है, इंक्लूडिंग पेनीवाइज का असली कॉस्मिक रूप। बेस पर कुछ व्हाइट ऑफिसर्स कैप्टन हेनलॉन के साथ रेसिस्ट बिहेवियर करते हैं। कर्नल उन्हें डांट देते हैं। हेनलॉन बताता है कि वो कुछ टाइम बेस पर रहेगा और जब उनका रेंटेड हाउस रेडी हो जाएगा तो उसकी वाइफ और बेटा डेरी में आ जाएंगे ताकि वो थोड़ा नॉर्मल फैमिली लाइफ जी सके। सीन शिफ्ट होता है डेरी हाई स्कूल में। यहाँ हम लिली बेनब्रिज को देखते हैं। उसको बुली किया जा रहा होता है। उसके लॉकर में पिकल भर दिए गए थे जिससे लॉकर टूट जाता है और वो एम्बेरस होती है। उसकी फ्रेंड मार्व उसको हैंडल करती है और दोनों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल में एक टर्टल मैस्कॉट भी दिखाई देता है। टर्टल इट यूनिवर्स में इम्पोर्टेंट सिंबल है। इसका नाम होता है मर्ट्यूरीन, जो यूनिवर्स के 12 कॉस्मिक गार्डियन में से एक है और पेनीवाइज का डायरेक्ट अपोजिट। जहां पेनीवाइज डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, मर्ट्यूरीन क्रिएशन और गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है। स्कूल की साइड स्टोरी में 2 बच्चे फिल और टेडी भी हमें दिखते हैं। टेडी एक पढ़ाकू टाइप का बच्चा है और फिल क्यूरियोसिटी से भरपूर। फिल नोटिस करता है कि बेस पर बहुत सारे प्लेन लैंड कर रहे हैं और वो स्पेकुलेट करता है कि सीक्रेट रूम में जरूर कोई एलियन या मॉन्स्टर होगा, शायद आइस में फ्रोजन या स्पेस से आया हुआ। ये लाइन इनडायरेक्टली हिंट करती है कि पेनीवाइज भी एक कॉस्मिक बीइंग है, आउटर स्पेस ओरिजिन का। अब सीन कट होता है फिल और टेडी के घर पर। फिल अपनी नेबर को अनड्रेस होता हुआ सीक्रेटली देख रहा होता है पर उसकी क्यूरियोसिटी उसकी नेबर की कैट स्पॉइल कर देती है। कन्वर्सेशन टर्न होता है मैटी की तरफ। टेडी बोलता है कि मैटी को 4 महीने हो गए मिसिंग। फिल कहता है कि या तो वो मर चुका है या भाग गया क्योंकि उसके दोस्त ही नहीं थे। टेडी आर्ग्यू करता है कि वो दोनों मैटी के दोस्त थे पर फिल ब्लंटली बोलता है कि वो सिर्फ मैटी की माँ की चॉकलेट की वजह से उसके बर्थडे पर जाया करते थे। ये बात सुनकर टेडी हर्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लिली पर। वो अपने ब्रेसलेट को देखते हुए मैटी को याद कर रही होती है क्योंकि ब्रेसलेट पर एक टाइनी टर्टल चार्म होता है जो मैटी ने ही दिया था। यहाँ हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। मैटी और लिली एक पुराने वीविंग डेक पर जाया करते थे। ये उनका सीक्रेट अड्डा था। वहाँ दोनों बैठकर स्नैक्स खाते जिसमें सरप्राइज टॉयज निकलते थे। लिली को हमेशा रॉकेट ही मिलता जो उसे पसंद नहीं आता। मैटी के लकी सरप्राइज के अंदर टर्टल निकलता है और वो उसे लिली को दे देता है। इसी टर्टल की वजह से लिली आज भी मैटी को याद करती है। ये फ्लैशबैक 31 दिसंबर 1961 की रात का है। मिडनाइट होने वाली होती है। मैटी और लिली अपने दर्द और स्ट्रगल शेयर करते हैं। मैटी उसके फादर के बारे में पूछता है। लिली के फादर की डेथ ट्रेजिक थी। वो पिकल फैक्ट्री में काम करते थे। लिली अपनी एक चीज भूल गई थी और वो उसे लेने वापस गए थे। एक मशीन मेलफंक्शन होने की वजह से वो उसके अंदर क्रैश हो गए और मारे गए। लिली को गिल्ट होता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। इसी गिल्ट की वजह से वो 1 साल तक उनकी ग्रेव पर भी नहीं गई। फ्लैशबैक में मिडनाइट होता है, 1962 का न्यू ईयर। मैटी क्लियरली लिली को पसंद करता था। वो उसके करीब आता है किस करने के लिए पर लिली नर्वस होकर पीछे हट जाती है।
मैटी के लिए ये मूवमेंट हार्ट ब्रेकिंग था। उसे लगा था लिली उसे पसंद करती होगी, पर रियलिटी कुछ और थी। उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और हम जानते हैं कि 4 जनवरी की रात मैटी के साथ क्या हॉरिफाइंग हुआ था। प्रेजेंट में लिली गिल्ट में डूब जाती है। वो सोचती है काश उसने मैटी को रोका होता या उसकी फीलिंग समझी होती तो शायद वो जिंदा होता। बाथरूम में अकेली बैठी लिली तभी सिंक के अंदर से मैटी की आवाज सुनती है, एक हल्की सी क्रीपिंग हमिंग, वो गाना जो मैटी हमेशा गुनगुनाता था। ये गाना द म्यूजिक मैन फिल्म का ही था, वही मूवी जो एपिसोड की बिगिनिंग में मैटी देख रहा था। लिली सिंक के पास जाकर पूछती है, मैटी क्या ये तुम हो? आवाज जवाब देती है, हाँ मैं ही हूँ, पर मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, वो मुझे आने नहीं देता। साथ ही सिंक के ड्रेन से खून से सनी 2 उंगलियां बाहर निकलती हैं और फिर तुरंत वापस अंदर चले जाती है। ये साइट इम्पॉसिबल थी। कोई बच्चा इतने महीने गटर में जिंदा कैसे रह सकता है और किसी इंसान की उंगलियां इतनी पतली पाइप से बाहर आ ही नहीं सकती। मतलब सिंपल था, ये मैटी नहीं था, ये पेनीवाइज का इल्यूजन था। अगली सुबह लिली सब कुछ मार्स को बताती है। मार्स उसे कहती है कि ये बात किसी और को ना बताए, नहीं तो लोग उसे और ज्यादा क्रेजी बोलेंगे। लिली को चोट लगती है। उसको लगा था मार्स उसकी फ्रेंड है, पर मार्स सिर्फ अपनी इमेज की फिक्र कर रही होती है। लिली अपसेट होकर वहां से निकल जाती है। दूसरी साइड फिल और टेडी अपने सीक्रेट व्यूइंग डेक पर आते हैं। वहां उन्हें लिली पहले से बैठी मिलती है। लिली उन्हें सिंक वाला इंसिडेंट बताती है, मैटी की वॉइस, गाना और ब्लड स्टेन फिंगर। फिल डाउट करता है वो जिंदा कैसे हो सकता है और हजारों पाइप में उसने तुम्हारा बाथरूम का पाइप कैसे चूज किया, और उंगलियां, उन पाइप में तो पेंसिल भी ना आए। टेडी हेल्प करने की कोशिश करता है, अगर एलियन हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है, पर क्लियरली दोनों कंफ्यूज होते हैं और उनके डिसबिलीव देखकर लिली अपसेट होकर वहां से भी चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एयरबेस पर। कर्नल और कैप्टन हेनलॉन बात कर रहे होते हैं। हेनलॉन बताता है कि उसने कोरियन वॉर में सर्व किया था, पर उसका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके चेहरे का स्कार भी उसी मिशन की निशानी है। कर्नल अपनी स्टोरी शेयर करता है। उसके फादर एक वॉर वेटरन थे, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन करी, जिससे उसके फादर को उस पर प्राइड हो सके। वहीं कर्नल ये भी बताता है कि जिस रेसिस्ट सोल्जर ने हेनलॉन को इंसल्ट किया था, उसका पनिशमेंट फिक्स हो गया है। 1 हफ्ते तक उसे टॉयलेट साफ करना होगा। सीन शिफ्ट होता है टेडी के हाउस पे। टेडी अपने फादर से पूछता है, क्या कोई किसी बच्चे को 4 महीने सीवर के अंदर बंद करके रख सकता है? वो जिंदा रह सकता है? उसके फादर रियल वर्ल्ड हॉरर का एग्जाम्पल देते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके स्किन से लैम्प शेड्स बनाए गए थे, मतलब असली टेरर एग्जिस्ट करता था, कॉमिक वाले मॉन्स्टर से ज्यादा डेंजरस। पर उन्हें ये नहीं पता था कि टेडी एक्चुअली कॉमिक नहीं, मैटी के केस की बात कर रहा था। अपने रूम में टेडी डिटेक्टिव कॉमिक्स, आज की डीसी कॉमिक्स पढ़ने लगता है। तभी उसके रूम का लैंप फ्लिकर करना शुरू करता है, फिर बंद हो जाता है। जब वो लैंप के शेड को देखने जाता है, उस पर ह्यूमन स्किन जैसे फेस अपीयर होते दिखते हैं। एग्जैक्टली वही हॉरर जिसका मेंशन उसके फादर ने किया था। डर के मारे टेडी चीखने लगता है। उसका भाई रूम में आता है और तब तक सब नॉर्मल होता है। भाई इरिटेट होकर कहता है, कभी कभी लगता है कि हम वाकई भाई भी हैं या नहीं। ये लाइन क्लियर सिग्नल है। डेरी का फियर अब स्लोली हर घर में सीप हो रहा है। अगले दिन टेडी लिली और फिल को अपने रूम में होने वाली हॉरर इंसिडेंट के बारे में बताता है। फिल को एक चीज तुरंत समझ आ जाती है, टेडी झूठ बोल ही नहीं सकता। जब भी वो सच बोलता था उसे वॉमिट आ जाती थी, और अब भी वो वॉमिट कर रहा होता है। फिल को 100% यकीन हो गया, लिली और टेडी दोनों ने जो देखा वो रियल था। तीनों लाइब्रेरी जाते हैं। साथ में फिल की छोटी बहन सूजी भी आ जाती है। लाइब्रेरी में वो ओल्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं। पुलिस को डाउट था कि मैटी को या तो उसके फादर ने या किसी और ने किल किया, पर कोई एविडेंस कभी मिला नहीं। और मैटी को लास्ट बार रॉनी ने देखा था, वो लड़की जिसे हम स्टार्टिंग में थिएटर के बाहर देख चुके हैं। तीनों रॉनी के पास जाते हैं उससे इंफॉर्मेशन लेने। पहले रॉनी गुस्से में होती है, पुलिस उसे बार बार क्वेश्चन कर चुकी थी और उसके बिहेवियर की वजह से उसका फादर भी अननेसेसरी ट्रबल में फंसा था। डेरी में रेसिज्म रोज का पार्ट था। पर जब रॉनी सुन लेती है कि लिली ने मैटी की वॉइस अपने बाथरूम पाइप से सुनी है और उसने गाना भी गाया, तो रॉनी रुक जाती है। रॉनी बताती है, मैंने भी थिएटर के बेसमेंट में बच्चों के गाने और चिल्लाने की आवाज सुनी है। दैट्स अ बिग क्लू। डेरी के पाइप्स और ड्रेन में कुछ हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है कैप्टन हेनलॉन पर। वो अपने रूम में बेड टाइम के लिए रेडी हो रहा है। अपनी वाइफ और बच्चे की फोटो देखकर इमोशनल फील करता है।
न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें पॉल बुनियान स्टैच्यू के इनॉग्रेशन का मेंशन होता है। ये सेम स्टैच्यू है जिसे पेनीवाइज ने बाद में पोजेस करके लोगों पर अटैक करा था। मूवी का एक मेजर ईस्टर एग। हेनलॉन लाइट ऑफ करता है, तभी 3 मास्क पहने हुए आदमी उसके रूम में घुसकर उस पर अटैक करते हैं। वो उससे एक क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं। हेनलॉन रिफ्यूज कर देता है, चाहे मार दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी पॉली रूसो नॉइज सुनकर वहां आ जाता है और दोनों मिलकर अटैकर से फाइट करते हैं। अटैकर भाग निकलते हैं। इस इंसिडेंट से एक चीज हिंट होती है, ये अटैक रैंडम नहीं था। हाई चांसेस है कि कर्नल फुलर ने ये इंटेंशनली करवाया हो ताकि टेस्ट लिया जा सके कि हेनलॉन सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में शायद कर्नल उसे कोई डेंजरस सीक्रेट रिवील करेगा। अब स्टोरी वापस बच्चों पर आती है। फिल, लिली, टेडी, रॉनी और सूजी ये सब मिलकर थिएटर आ जाते हैं। रॉनी उन्हें द म्यूजिक मैन मूवी देखने लाई है क्योंकि मैटी ने पाइप से वही सॉन्ग गाया था। तीनों को लगता है कि मूवी में भी कोई क्लू छुपा हो सकता है और थिएटर का बेसमेंट भी शायद किसी डार्क सीक्रेट को हाइड कर रहा है। रॉनी प्रोजेक्शन रूम में ही होती है और वहीं से मूवी स्टार्ट कर देती है। स्क्रीन पर द म्यूजिक मैन चलते ही मैटी की याद से फिल, टेडी और लिली सब रो पड़ते हैं। फिल और टेडी के आंसू इसलिए निकल रहे होते हैं क्योंकि मैटी कभी उनका सच्चा वाला फ्रेंड बन नहीं पाया। वो चाह कर भी इनसे क्लोज नहीं हो सका। सच तो ये था कि मैटी को दूसरे बच्चों की तरह कोई दोस्त मिलता ही नहीं था। फिल और टेडी ने भी उसे सिर्फ एक ही बार अपने सीक्रेट अड्डे पर बुलाया था। मैटी की मॉम ने उन्हें चॉकलेट देकर बर्थडे पर बुलाया था क्योंकि और कोई भी नहीं आता, पर दोनों वहाँ गए ही नहीं क्योंकि वो भूल गए थे। अब जब वो सोचते हैं कि अगर वो उस दिन उसकी बर्थडे पार्टी में आ जाते तो शायद मैटी आज जिंदा होता। और सैडेस्ट पार्ट ये था कि 4 जनवरी को ही मैटी का बर्थडे था। उसी रात सब कुछ हुआ। लिली का गिल्ट अलग ही लेवल का था। लिली को सिर्फ वही पसंद करता था जबकि दुनिया उसको रिजेक्ट कर देती थी, पर लिली ने भी उसे समझा नहीं, रोका नहीं। मतलब उसने भी उसके साथ वही बिहेवियर रिपीट किया जो दुनिया ने उसके साथ किया था। मूवी स्क्रीन पर अचानक मैटी खुद नजर आता है, साथ में कार वाले क्रीपी बच्चे भी। मैटी उनसे बात कर रहा है, हाथ में एक बेबी को पकड़े हुए, लेकिन उसका टोन सडनली इविल हो जाता है। वो उन तीनों को ब्लेम करता है, मेरे मरने की वजह तुम लोग हो। और फिर एक डार्क ट्विस्टेड हंसी हंसने लगता है। ये ऑब्वियसली रियल मैटी नहीं था, ये पेनीवाइज था जो उनका गिल्ट मैनिपुलेट कर रहा था। मैटी के हाथ का बेबी अचानक से उसकी ग्रिप से स्लिप होता है, पर जमीन पर गिरने के बजाय बेबी मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर स्क्रीन से बाहर जंप कर देता है और वो डिमोनिक फ्लाइंग बीस्ट रियलिटी में आ चुका था। वो फिल और टेडी को पकड़कर हवा में ले जाता है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सीन एक्सट्रीमली ब्रूटल होता है। प्रोजेक्शन रूम में खड़ी रॉनी ये सब देखकर शॉक में आ जाती है। लिली थिएटर हॉल में सीट के नीचे छिपी होती है। सूजी, फिल की छोटी बहन, उसे दिखाई देती है और हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। लिली उसका हाथ पकड़ लेती है, पर मॉन्स्टर सूजी को भी ले जाता है। इस टाइम तक रॉनी प्रोजेक्शन रूम में ट्रैप थी। पेनीवाइज की इल्यूजरी पावर ने उसका डोर ब्लॉक कर रखा था, पर फाइनली वो किसी तरह निकलती है और लिली को हॉल से बाहर खींचकर ले आती है। लिली रोती हुई कहती है, सबको मार दिया, सबको। रॉनी शॉक में पूछती है, किसने? पर तभी रॉनी देखती है कि उसके हाथ में सूजी का आधा कटा हुआ हाथ था। वो समझ जाती है कि सूजी भी मर चुकी है और उस रियलाइजेशन के साथ वो जोर जोर से चीख पड़ती है और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड आपके लिए और जल्दी ला सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।